नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल्स में। योगेंद्र सिंह चौहान, लेखक, मैग्रो हिल एजुकेशन इंडिया। हाल ही में मेरे द्वारा लिखित मध्य प्रदेश विद्यापूर्ण पुस्तक का प्रकाशन हुआ है। यह पुस्तक आपके लिए एमपीपीएससी और अन्य एग्जामों के लिए रामबाण सिद्ध होगी, क्योंकि इसमें प्रमाणित विषय सामग्री को ही स्थान दिया गया है। बुक को लेकर आगे हम और चर्चा करेंगे। जिला दर्शन सीरीज में सबसे पहले आज आप पढ़ने जा रहे हो इंदौर। आप कहेंगे सर, इंदौर को हमने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, कुछ खास नहीं होगा इस लेक्चर पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में बेल आइकन दिया गया है, उसको क्लिक कर दीजिएगा। आप समझिए क्या फैक्ट पढ़ने को मिलने वाले हैं आपको। इंदौर को लेकर हम चर्चा करें यहाँ पर, तो सबसे पहले आप देखें, बैकग्राउंड में आपको एक फोटो दिखाई दे रहा है, एक महल दिखाई दे रहा है जिसको इंदौर की आन बान शान कहा जाता है, राजवाड़ा। आप कहेंगे अरे बहुत बार घूम लिए सर, हमको सब पता है राजवाड़ा के बारे में, है ना, मल्हारराव होलकर साहब ने बनवाया है। चलिए छोड़िए, आपके अलावा और भी इंदौर में जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे उन सभी को पता है। इसका वास्तुकार कौन था ये बताइए आप। तो वास्तुकार कौन था, लागत कितनी आई थी। आप बोलेंगे सर ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, तो भैया कौन सी दुनिया में जी रहे हो आप। आज से 10 साल या 20 साल या 15 साल पुराने वाला कंटेंट जो आप पढ़ रहे हो उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि आप जो प्रश्न सेटर है वो बहुत अलग तरीके से प्रश्नों का निर्माण करना शुरू कर चुके हैं। और आप आज भी वन लाइनर फैक्ट पढ़ेंगे, हम तो पतली से पतली कॉपी पढ़ ले हम, है ना, शॉर्टकट पढ़ ले हम। नहीं 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 नहीं, शॉर्टकट के रास्ते अपनाने वाले हमेशा अंत में जाके दुविधा में अटक जाते हैं और रास्ता भटक जाते हैं। और रास्ता जब भटक जाते हैं तो बड़ी प्रॉब्लम में खड़ी हो जाती है। तो इसलिए रास्ता नहीं भटकना है बेटा हम, यानी कि प्रिय विद्यार्थियों, चलिए आज से आपको इंदौर डिस्ट्रिक्ट शुरू करते हैं। आपका जिला दर्शन सीरीज का ये पहला लेक्चर है। ऐसे मध्य प्रदेश के आपको पूरे के पूरे 52 जिले मेरे द्वारा कवर करवाए जाएंगे। एक महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको मैं बता दूं कि आप जितना यहाँ पर पढ़ रहे हो ये सभी का सभी प्रमाणित है। अब हम चर्चा करते हैं प्री हिस्टोरिक इंदौर की। एक ऐसा इंदौर जहां पर आज चकाचौंध है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल बन चुके हैं। आज का इंदौर और प्री हिस्टोरिक कालखंड का इंदौर कैसे हुआ करता था। यहां पर एक ग्रामीण व्यवस्था थी, मकानों की दीवारें कच्ची हुआ करती थी और घर की जो छत थी वह घास फूस की बनी हुई थी। आज इंदौर कुछ और है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इंदौर को पढ़ने की। तो सबसे पहले आप देखें, यहां पर पुरातत्व अन्वेषण के शोधकर्ताओं ने यह पाया कि इंदौर जो था यहाँ पर पुरापाषाण बस्ती प्राप्त हुई है, पाषाण युगीन साक्ष्य प्राप्त होते हैं और ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता की उपस्थिति का यहाँ पर खुलासा किया है इन्होंने। इंदौर में सबसे पुराने जो इलाके डिस्कवर किए गए वह है भमोरी टैंक, तुक निवास पैलेस। ये इंदौर के सबसे पुराने आवास के स्थान है। याद रखना, इंदौर के सबसे पुराने आवास स्थान के तौर पर किसको जाना जाता है, तो भमोरी टैंक और सुख निवास पैलेस को जाना जाता है। आजाद नगर जो है इंदौर का, यहां पर खान नदी के किनारे के उत्खनन में एक सभ्यता के अवशेष पाए गए और एक छोटे टीले को यहां पर खोदा गया, जिसमें 4000 वर्ष पुराने अधिक वस्तुएं यहां पर प्राप्त होती। 4000 वर्षों से अधिक पुरानी वस्तुएं यहां पर प्राप्त होती है। अब आजाद नगर की खुदाई कार्य कब किया गया था, आजाद नगर का यहां पर, तो 1974 में विक्रम यूनिवर्सिटी का दल पहुंचता है और यहां पर खुदाई का कार्य करता है। अब यहां से क्या क्या प्राप्त हुआ, जैसे इनसाइड इमेज में आप देख पा रहे हैं, तो यहां पर यह एक बौद्ध भिक्षु की अस्थियां हैं। किसकी अस्थियां हैं बेटा, बौद्ध भिक्षु की अस्थियां हैं ये। और महत्वपूर्ण फैक्ट है कि यहां पर भवनों के अवशेष प्राप्त होते हैं, बर्तन प्राप्त हुए हैं, यहां पर भांड मिले हैं यहां पर भी। और आजाद नगर की जो खुदाई थी, इसको इतिहासकारों ने, पुरातत्व के अधिकारियों ने 3 भागों में बांटा है। अब 3 भाग 3 चरण कौन कौन से इसके समझ लीजिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपसे। तो फर्स्ट जो है आप देखें यहां पर, तो थोड़ा सा हटा देते हैं। पहला जो है यह है कायता ताम्र।
क्या नाम दिया गया? कायता ताम्र। और इसका कालखंड निर्धारित है 2100 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व तक। सेकंड जो था वो था मालवा ताम्र, और इसका समय था 1800 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व। थर्ड जो है वह है पूर्व ऐतिहासिक, ये था ईसा पूर्व 100 से 200 ईसा पूर्व। तो ये नोट कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर। और यहाँ से भी बहुत सारी चीजें प्राप्त हुई है। इंदौर में और भी ऐसे स्थल है जहां से बौद्ध टीले मिलेंगे। अब चर्चा करते हैं हम प्राचीन इंदौर की। अब प्राचीन इंदौर में आभूषण, उत्तम मोती युक्त यहाँ पर बर्तन प्राप्त होते हैं। ओके, मिट्टी के बर्तन यहाँ पर मिलते हैं। इसके अलावा धातु और गोले की चूड़ियां यहाँ से प्राप्त होती है प्राचीन इंदौर में। तो ये सारी चीजें प्राप्त हुई है कहां से? खान नदी के उत्तरी किनारे से। इंदौर के इतिहास की अगर हम बात करें तो इंदौर का जो इतिहास था वो उज्जैन और धार के क्षेत्र से जुड़ा हुआ था, क्योंकि इंदौर की संरचना जो थी वो अवंती के प्राचीन साम्राज्य का एक हिस्सा हुआ करती थी। 6वीं शताब्दी बीसी के दौरान अवंती बुद्धकालीन भारत के प्रमुख राजतंत्रों में, यानी कि 4 प्रमुख राजतंत्रों में से एक था। चंड प्रगोत जो कि बुद्ध का समकालीन था और अवंती का एक शक्तिशाली शासक था। अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं यहाँ पर चंड प्रगोत को लेकर। इसने 23 वर्षों तक रूल किया यहाँ पर, और इसके बाद इसका पुत्र आता है नंदीवर्धन। याद रखना है, नंदीवर्धन अंतिम सम्राट माना जाता है अवंती साम्राज्य का। इसके बाद जो अवंती था ये शिशुनाग के अधीन हो जाता, क्योंकि मगध का शासक शिशुनाग इसको अपने अधीन कर लेगा। और इसके बाद आप देखिए चंड प्रगोत की सद्भावना प्राप्त करने के लिए बिंबिसार जो था उसने अपने एक राजवेद को इसके पीलिए के उपचार के लिए जीवक को भेजा था, है ना। ये क्वेश्चन अगर हो तो आप बिल्कुल देख लीजिएगा, और इसके संबंध में आपको और भी गहराई पढ़नी हो तो ये एरो आपको बता रहा है, ये वाली बुक आप जरूर ले लीजिएगा। अब मेरा उद्देश्य यह है कि आप हजारों रुपए खर्च करते हैं, लाखों रुपए देते हैं एमपीपीएससी की तैयारी के लिए, और आपको पढ़ने को क्या मिलता है? बिल्कुल हल्का कंटेंट जो आप कहीं से भी खुद भी तैयार कर सकते हो। तो आप ऐसे हल्के कंटेंट से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर आप फ्री में पढ़ें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी लिंक जरूर शेयर करें। अब 4th सेंचुरी की अगर हम बात करें तो अवंती जो था वो मौर्य साम्राज्य का एक प्रांतीय मुख्यालय था। जब हम मध्य प्रदेश के राजवंश पढ़ेंगे, क्योंकि जिलों में राजवंश आपको मिल जाएंगे पढ़ने के लिए, तो वहां पर हम चर्चा करेंगे इनको लेकर। अशोक यहाँ का राज्य प्रतिनिधि था, यानी कि अशोक राज्याभिषेक के पूर्व यहाँ का गवर्नर हुआ करता था। तो अशोक का एक बहुत ही सुंदर कंस्ट्रक्शन आपको उज्जैन में देखने को मिल जाएगा, वो है देवास गेट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ देवास गेट। तो देवास गेट मध्य प्रदेश में कौन से शहर में स्थित है, अवस्थित है? अगर ऐसा प्रश्न हो तो आप उज्जैन आंसर कर दीजिएगा, ना कि देवास। बाद में शुंगों के अधीन हो जाता है ये वाला क्षेत्र, क्योंकि अंतिम मौर्य सम्राट प्रद्रत की पाटलिपुत्र में पुष्यमित्र शुंग हत्या कर देते हैं। जब सेना का निरीक्षण करने के लिए इनको बुलाया जाता है और सेना के सम्मुख ही इनकी हत्या की जाती ताकि उसका खौफ बना रहे किसकी? अपनी आर्मी में। तो शुंग वंश का यहाँ पर उदय होता है, और उसके बाद 1ली शताब्दी आते आते ये क्षेत्र पश्चिमी क्षत्रपों के अधीन हो जाता है और इनके अंतर्गत फिर आता है, और फिर ये सातवाहन राजा गौतम पुत्र सतकर्णी के अधीन होता है। अब इनके बारे में हम आगे और विस्तार से पढ़ेंगे। अभी प्राचीन इंदौर को आप इतना ही समझे, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब क्या होता है कि आगे जब हम इंदौर को पाएंगे, क्योंकि आप बोलेंगे कि सर ऐसे तो इंदौर हमने कभी पहले पढ़ा नहीं है, प्राचीन इंदौर है ना, प्रागैतिहासिक इंदौर जिसको हम प्री हिस्टोरिक इंदौर कहेंगे, तो ये इंदौर जो है आप पढ़ लीजिए और यहाँ से अपना एक बेहतर कंटेंट तैयार कीजिए जो आपके लिए एग्जाम में हेल्पफुल होगा। धीरे धीरे ये क्षेत्र गुप्त वंश के अधीन हुआ और खान नदी के दक्षिणी किनारे पर 2री और 1ली सदी बीसी के मध्य का एक स्तूप पाया गया, और यह स्तूप कोई सामान्य स्तूप नहीं था, यह बौद्ध स्तूप था। तो देखिए इंदौर से भी बौद्ध स्तूप खोजे गए हैं। अगर प्रश्न निर्माता अगर प्रश्न बनाए और निर्माण करे कि निम्नलिखित में से कौन से
इस स्थान से बौद्ध स्तूप प्राप्त हुए नहीं हुए, तो इंदौर ऑप्शन पे हो सकता है वहां पर, तो आप इंदौर के साथ चले जाइएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आप देखें यहां पर, अब जो इंदौर है, मध्यकालीन इंदौर कैसे आगे बढ़ता है। इंदौर जो था मध्यकाल में, वह कलचुरी शासकों के अधीन था। अब कलचुरी राजवंश कहां पर रूल करता था भाई? अब कलचुरी के जो राजा थे वो कहां पर थे? ये थे वर्तमान के महेश्वर में। देखिए, कलचुरियों की जो ज्ञात शाखा, जो प्रथम शाखा है, वो कौन सी है, ये आपको बता दें हम। महेश्वर। ओके, तो महिष्मती के कलचुरी, और ये कलचुरी शासकों के अधीन था, यानी कि कृष्णराज जो फर्स्ट थे उनके अधीन इंदौर था। क्योंकि आप देखिए, अवंती की दक्षिणी राजधानी, ओके, और इन दोनों के बीच में था इंदौर। तो कलचुरी शासक यहां पर रूल करते हैं, उनके अधीन इंदौर होता है। इसके बाद जब 8वीं शताब्दी की शुरुआत होती है तो गुर्जर प्रतिहार राजवंश, इनके बाद अगर देखें आप तो राजपूत और प्रतिहार राजवंशों का पाएंगे यहां पर। चलिए, अब गुर्जर प्रतिहार राजवंश की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं यहां पर। तो प्रतिहार राजवंश, जो राजा नागभट्ट फर्स्ट हुए, इन्होंने यहां पर अपना आधिपत्य स्थापित किया और अरब के जो आक्राता थे उनका सामना किया, और इंदौर, उज्जैन के साथ साथ इंदौर को भी सुरक्षित रखा। प्रतिहार राजवंश इतिहास के पन्नों में उज्जैन का स्थायी राजवंश माना जाता है। अगर प्रश्न एग्जाम में पूछा जा रहा है कि उज्जैन का स्थायी राजवंश किसको माना जाता है, तो प्रतिहार राजवंश को उज्जैन का स्थायी राजवंश माना जाता है। मत घबराइए, पीछे जो आप फोटो देख पा रहे हैं मंदिर की, है ना, कि हमको पता है कि इसका निर्माण तो राजा इंद्र होलकर ने करवाया था। ऐसे नहीं है, राजा इंद्र कोई और थे, है ना। विकिपीडिया का डाटा पढ़ोगे और वहीं से कहीं कॉपी पेस्ट का डाटा पढ़ोगे तो बिल्कुल आप एग्जाम में गलतियां करना स्वाभाविक सी बात है। अब मेरे द्वारा जो कंटेंट आपको डिलीवर किया जा रहा है, इसके लिए आप कहीं पर भी खड़े हो सकते हो, निश्चिंत रहे आप। तो राजपूत और प्रतिहारों पालों के बीच त्रिस्तरीय संघर्ष होता है, और यहां पर चंदेल राजवंश पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो अभी के लिए हम इनको इतना छोड़ दें। राजपूत राजा इंद्र इंदौर में एक सैन्य अभियान पे रहते हैं। जब वो आगे बढ़ते हैं तो इंदौर का ये खूबसूरत वातावरण उनको काफी अच्छा लगता है, तो वो अपना सैन्य अड्डा यहीं पर स्थापित करते हैं छावनी के तौर पर, और यहाँ पर रुकते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर एक इंद्रेश्वर नामक मंदिर का निर्माण किया, जो बाद में इंद्रपुर के नाम से विख्यात हो गया। तो इंदौर का जो नामकरण है प्राचीन, वो इंद्रपुर है, और इंद्रपुर से होता हुआ आज हमारा इंदौर हो चुका है। अब रोचक तथ्य यह है कि राजपूत राजा इंद्र कौन से, फर्स्ट, सेकंड या तृतीय? क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाएगा आपसे, तो ये थे तृतीय। एग्जाम में प्रश्न आया कि वर्तमान का जो इंदौर है, वर्तमान का जो इंदौर का नाम है, ये कौन से राजवंश की देन है, ये कौन से राजवंश ने इसके नामकरण का ये किया था? तो देखिए, राजपूत राजवंश ही आपको आंसर करना होगा, बराबर, क्योंकि राजपूत राजा इंद्र के नाम से इंद्रेश्वर मंदिर का नामकरण भगवान को, भोलेनाथ को समर्पित किया उन्होंने। और इसके बाद इंदौर का नाम होता है इंद्रपुर, और फिर होता है इंदौर। तो जो व्युत्पत्ति हो रही है नाम को लेकर, वह कहां से हो रही है? राजपूत राजवंश से होती है। तो घुमा फिराकर जो फाइनल आंसर माना जाएगा वह राजपूत राजवंश माना जाएगा। ओके, तो इतना जरूर याद रख लीजिएगा। आप चर्चा करते हैं इंदौर में मुगल आक्रमण की। 1232 का कालखंड था, और मुस्लिम आक्रमण इस क्षेत्र में शुरू होते हैं। अब इस क्षेत्र का मतलब ये कोई छोटा मोटा क्षेत्र नहीं था, ये पूरा क्या मालवा प्लेटू था, पूरा का पूरा मालवा प्लेटू हुआ करता था ये उस समय का। अभी का हम वर्तमान का मध्य प्रदेश बना के देख ले तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। थोड़ा हम निमाड़ में खसक गए हैं, निमाड़ से थोड़ा ऊपर चलो, इसको 1 मिनट ऐसे बनाते हैं। ये मालवा प्लेटू था, और यहाँ पर आक्रमण शुरू होते हैं। अब देखिए क्या होता है कि जब 1232 में आक्रमण होते हैं,
इल्तुमिश वगैरह आएंगे यहाँ पर, उज्जैन पर अटैक करेंगे, जिनके बारे में बहुत विस्तार से पढ़ाऊंगा आपको उज्जैन डिस्ट्रिक्ट जब हम पढ़ेंगे वहां पर। तो मुस्लिम आक्रमण शुरू हो जाते हैं इस क्षेत्र में। 1305 में इंदौर दिल्ली के खिलजी सुल्तानों के अधीन हो गया। अब बोलेंगे सर 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने मांडू में अटैक किया था। स्वाभाविक से बात है, मांडू महत्वपूर्ण था ना कि इंदौर महत्वपूर्ण था। अगर मांडू खिलजियों के आधिपत्य में जा चुका था तो स्वाभाविक से बात है, क्योंकि आईने मुल्क अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर क्या नियुक्त कर दिया था, सूबेदार बना दिया था उसको यहाँ पर। ठीक है, तो 1305 में अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होता है। कहां पर, मालवे पे, यानी कि वर्तमान के मालवा पर, मांडू पर अटैक किया जाता है ये। और इन्हीं के साथ में कौन आए थे, अमीर खुसरो आए थे, जो एमपीपीएससी में प्रश्न पूछा भी गया था कि मांडू को दक्षिण की कुंजी किसने कहा था। जब एग्जाम हो गए उसके बाद सब आ गए कि हाँ वो अमीर खुसरो आंसर आएगा। इसके पहले आपको किसी ने नहीं पढ़ाया। अब बोलेंगे सर आपने पढ़ाया क्या, मैं बोलूंगा हाँ ऑन रिकॉर्ड पढ़ाया। जब पेपर में प्रश्न का निर्माण नहीं हुआ तो उसके साथ मैंने पहले अमीर खुसरो के बारे में पढ़ा दिया गया, तो उसके स्क्रीनशॉट एक लर्निंग प्लेटफॉर्म पे टीच किया गया था मेरे द्वारा। तो कंटेंट प्रॉपर पढ़े आप। ओके, इससे क्या समझ में आएगा आपको कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है तो आप काफी आसानी से आंसर कर सकते हो। ठीक है, अमीर खुसरो ने और भी बहुत सारी बातें कही है जो आप धार डिस्ट्रिक्ट पढ़ेंगे उसमें मैं आपको कवर करवा दूंगा। खैर छोड़िए यहाँ पर। अब तो 1305 में इंदौर जो था वो खिलजी सुल्तानों के अधीन हो जाता है 1305 से 1320 तक। ओके, अब 1320 के बाद क्या होता है कि यहां पर तुगलकों का आधिपत्य शुरू होता है। अब तुगलक मालवा पर अधिकार जमाते हैं और 1401 में दिल्ली के सुल्तानों के राज्यपालों ने, अब इनका एक राज्यपाल कौन था, दिलावर खान गोरी। तो दिलावर खान गोरी को यहां पर सुल्तानों ने नियुक्त किया था और दिलावर खान गोरी ने 1401 में स्वतंत्र मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की मालवा में और मांडू को अपना कैपिटल बनाया। तो अब मांडू किसका कैपिटल हो गया भाई, इंदौर का भी हो गया है ना, क्योंकि मांडू मेन था, इंदौर नहीं था। आज का इंदौर भले ही कुछ भी हो, बल्कि इतिहास के पन्नों में अगर आप देखेंगे इंदौर, तो इंदौर किसी और के अधीन हुआ करता था। तो मांडू में अपनी राजधानी को सेटअप करते हैं ये, और इस कालखंड में शुरुआत होती है मालवा में मालवा सल्तनत की। अब मुगलों के आक्रमण होते हैं तो मालवा में अकबर भी कहां पीछे हटेंगे। तो अब देखिए बात किस कालखंडों में अकबर भी आएंगे यहां पर। अकबर ने 1561 और 1562 में मालवा पर अभियान की योजना बनाई। आप बोलेंगे सर इसके भाई ने इसको उकसाया था रानी रूपमती के लिए बाज बहादुर पर अटैक करेगा शारंगपुर पे, तो ये हम बाद में पढ़ेंगे। आप निश्चिंत रहे, अपनी जिज्ञासाओं को बिल्कुल दबा के रखे आप। अब मैं बोल रहा ना, जितना आप सोच रहे हो उससे कहीं ज्यादा कंटेंट आपको डिलीवर करूंगा मैं इस प्लेटफॉर्म से, यानी कि मेरे इस यूट्यूब चैनल से। मेरी बुक में बहुत कुछ कंटेंट आपको दिया गया है, बुक जरूर आप खरीद लीजिएगा, क्योंकि यह एक रामबाण बुक है और हमेशा क्वेश्चन इससे निकल कर जा रहे हैं हर एग्जामों में। तो ये हो गया आपका अकबर क्या करता है, यहां पर अटैक की योजना बनाता है। तो अकबर के कालखंड में जो मालवा में टोटल कितने सूबे थे। अब ये बड़ा प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछेगा भाई साहब कि मालवा में टोटल कितने सूबे हुआ करते थे, आंसर कीजिए। अब जब आपने नहीं पढ़ा तो मालवा में कितने सूबे बताएंगे, अगर पढ़ा तो अच्छी बात है कहीं से। तो 12 सूबे हुआ करते थे यहां पर। और इंदौर के नजदीक कितनी सरकारें थी, तो इंदौर के नजदीक 2 सूबे थे। एक था आपका उज्जैन सूबा और दूसरा था आपका मांडू। तो इनमें से कौन से सूबे के अंतर्गत था इंदौर, तो इंदौर जो था वो उज्जैन सूबे के अंतर्गत था। और उज्जैन सूबे के अंदर भी आप देखिए इंदौर, तो इंदौर को किसके अधीन रखा गया था, कौन से महल के अधीन रखा गया था, तो इंदौर को रखा गया था देपालपुर के अधीन। भले ही आज देपालपुर इंदौर की तहसील हो, इतिहास के पन्नों में यह दर्ज है कि इंदौर देपालपुर के अधीन था, ना कि देपालपुर इंदौर के अधीन था जब मुगल कालखंड था। तो देपालपुर महल के अधीन कर दिया था इंदौर को, और पूरा प्रशासन यहां से चलाया जाता था उज्जैन देपालपुर से। तो इस तरह के महल हुआ करते थे। 12 सूबे थे। सूबा शब्द का जो उल्लेख आता है वह अकबर के कालखंड से आता। सूबा क्या होता था कि सूबा एक बड़ा क्षेत्र होता था। अब 12 सूबे बहुत बड़े बड़े थे, कोई छोटे सूबे नहीं हुआ करते थे। अब सूबा में क्या है कि वर्तमान का जो हमारा जो जिला प्रशासन चलता है इस टाइप से वहां पर पूरा मैनेजमेंट हुआ करता था। तो ये था आपका सूबा। अबुल फजल ने इंदौर को लेकर बहुत अच्छी बातें बताई है। उन्होंने कहा है कि भारत के सबसे समृद्ध भागों में से एक के रूप में इसको वर्णित किया है इंदौर को, भारत के सबसे समृद्ध। और यह बात अबुल फजल की आज भी 2023 में सत्य साबित होती है, क्योंकि आज भी आप देखिए इंदौर भारत के सबसे समृद्ध शहरों में से एक है हमारा इंदौर। स्वच्छता में सबसे टॉप पर, हर मामले में हमारा इंदौर सबसे आगे है।
तो अबुल फजल की बात यहाँ पर सत्य होती है। ये था मुगल आक्रमण इंदौर में, और भी आक्रमण यहाँ पर ब्रिटिशर्स किस टाइप से आएंगे वो सारी चीजें आपको आगे मिलती रहेगी। आप चर्चा करते हैं इंदौर रियासत को लेकर। तो इंदौर रियासत की अगर हम बात करें तो ये एक होलकर रियासत थी जिसको ब्रिटिश राज के दौरान मराठा रियासत के नाम से भी जाना गया था। अब देखिए, उत्तर प्रदेश और वर्तमान का जो मध्य प्रदेश है, यहां पर अंग्रेजों की दो बड़ी छावनियां थी भारत में। सबसे बड़ी छावनी मानी जाती थी आगरा छावनी, और दूसरी थी इंदौर, जिसके बारे में आगे बहुत गहराई से आप पढ़ेंगे यहां पर। 1715 जमींदार ऑफ कंपेल यानी कि कंपेल के जागीरदार 1715 में मराठों ने इस क्षेत्र पर आक्रमण किया और कंपेल के मुगल अमील प्रशासक से टैक्स लेने की मांग की, और अमील यहां से क्या है कि उज्जैन भाग गया। अब अमील को किसने नियुक्त किया था? अमील को नियुक्त किया था जयसिंह सेकंड ने, जो कछवा राजवंश के शासक थे, जयपुर के राजा थे। पूरा भार अब किस पर आ गया? नंदलाल चौधरी पे आ गया। मराठों ने दबाव बनाया, राव नंदलाल चौधरी वैसे भी गिरधर सिंह से काफी परेशान थे, तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया इनकी सॉरेनिटी को, और मल्हार राव होलकर साहब ने इनको इनवाइट किया कि आप आ जाइए साहब, इंदौर में रहिए, है ना, हम तो क्या है कि व्यस्त है, आप संभालिए इंदौर को आप, और हमारे अधीन रहिए, आपको भरपूर सहयोग दिया जाएगा। हुआ भी वही। तो राव नंदलाल चौधरी अब क्या करेंगे कि 25,000 रुपए का मराठों को टैक्स देने के लिए राजी हो जाते हैं, और आप ये यहां से अपना जो कंपेल मुख्यालय था इसको स्थानांतरित करके लेकर जाएंगे कहां पर? इंदौर में। और इंदौर में उदय होगा एक नए मराठा साम्राज्य की। राव नंदलाल चौधरी साहब ने 1720 में अपना मुख्यालय ट्रांसफर कर लिया मल्हार राव होलकर साहब के कहने पर, और ये कहां आ गए? इंदौर आ गए। मल्हार राव होलकर साहब और राव नंदलाल चौधरी जी के बीच एक पत्र व्यवहार होता है और इनकी सारी बातचीत होती है, और राव नंदलाल चौधरी साहब को काफी अच्छा सपोर्ट किया जाता है मल्हार राव होलकर साहब के साथ, क्योंकि मल्हार राव होलकर एक बड़े सैन्य अधिकारी थे। राव नंदलाल चौधरी जो थे ये मालवा के सबसे बड़े जागीरदारों में से एक थे। ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है। और इनके जयपुर के जो राजा थे जयसिंह सेकंड, इनके साथ काफी अच्छे संबंध थे इनके। अब राव नंदलाल चौधरी साहब क्या थे? गिरधर सिंह, राजा गिरधर सिंह के आक्रमणों से बड़े परेशान थे, क्योंकि उसको यहां पर नियुक्त तो किया था मुगलों ने, बाकी ये हिंदू होते हुए भी हिंदू पे बड़े अत्याचार करते थे। तो इनसे राजा जयसिंह सेकंड भी बड़े परेशान थे, मराठा भी बड़े परेशान थे, और राव नंदलाल चौधरी साहब भी बड़े परेशान थे। तो इन्होंने सभी ने फिर सोचा यार चलो यार इसको सबक सिखाया जाए। तो अब देखिए, गिरधर सिंह को लेकर जो आपको बताया जाता है कि वो 1728 में मारा गया था, बाकी असत्य है। सत्य यह है कि वो 1724 में युद्ध होगा, और जिसको एक नए युद्ध का नाम दिया जाएगा जो आगे आप पढ़ेंगे। 1723 में बाजीराव फर्स्ट के अधीन मराठों ने मालवा पर आक्रमण किया जो मुगलों का खिलाफ था। तो बाजीराव ने इस अभियान का नेतृत्व किया, साथ में उदयाजीराव पवार और मल्हार राव होलकर और रणोजी सिंधिया। ध्यान दे, मराठों का मालवा में प्रथम आक्रमण कौन सा माना जाता है? अगर यह प्रश्न पूछा जाएगा तो बड़ी अब उसमें चले जाओगे, क्योंकि ये जो अटैक थे कंपेल पर किया, ये सब छोटे मोटे आक्रमण थे, तो इनको बड़े आक्रमणों में नहीं काउंट किया जाता। ओके, तो बाजीराव पेशवा के अधीन मराठों की सेना आती है 1723 में। उदयाजी पवार, मल्हार राव होलकर, रणोजी सिंधिया यहाँ पर शामिल होते हैं, और ये अटैक होता है किसके खिलाफ? निजाम के खिलाफ। अब निजाम क्या करता? दौड़ा भागता था भाई नालचाधार, ठीक है, और बोलता है कि चलो यार पेशवा से मुलाकात करते हैं, और ये बोलता है कि चलो मुझे भी कुछ थोड़ा बहुत भाई साहब कुछ धन वन अर्जित करने का मौका मिल जाए, दे दो पैसा वैसा। तो पेशवा जो थे बाजीराव फर्स्ट कुछ समय यहाँ पर रुकते हैं और दखन वापस चले जाते हैं, और यहाँ पर देख रेख के लिए इंदौर में मल्हार राव होलकर साहब को छोड़ दिया कि भैया देख मुगल जो है ना ये निजाम कुछ भी ऊंच नीच करे तो बिल्कुल इसको खूब मारना। तो मल्हार राव होलकर साहब को यहाँ पर छोड़ दिया। ठीक है, एक फैक्ट ये भी आप लोगों के लिए कि मल्हार राव होलकर साहब जो थे वो 1703 में यहाँ पर एक बार आ चुके थे, यानी कि इंदौर वो विजिट कर चुके थे 1703 में। इनका यहाँ पर प्रथम बार आना हुआ। ये एक सैनिक के तौर पर आया था, इस समय यहाँ पर सैनिक में थे ये, है ना। बोल दिया किसी ने चलो वहां जाओ, तुम वहां पर काम करना, तुम्हारी ड्यूटी वहां लगी है, जाओ।
आप जब ये अपना शौर्य पराक्रम दिखाते हैं उसके बाद ये बड़ी आर्मी में शिफ्ट होते हैं और एक बड़ा पद मिलता है जिनको अब हम सूबेदार कहते हैं। मल्हार राव होलकर साहब की एक शानदार बात यह है कि भारत में ऐसा ही कोई शासक रहा होगा जो भाला चलाने में निपुण न हो। जी हाँ, मल्हार राव होलकर साहब भाला चलाने में बहुत एक्सपर्ट थे, क्योंकि भाला चलाने में अलाउद्दौला भी बड़े एक्सपर्ट थे। उनके बाद अगर किसी का नाम आता है तो वह है मल्हार राव होलकर साहब। अब होता है सारंगपुर का युद्ध। 1724 में राजा गिरधर सिंह और मराठों के बीच सारंगपुर में युद्ध होता है। राजा गिरधर सिंह इस युद्ध में मारे जाते हैं। याद रखना है आपको, 1728 बताया गया पूरी तरह से असत्य है, इसकी कोई भी प्रमाणिकता सिद्ध नहीं होती है। 1724 राजा गिरधर सिंह और मराठों के बीच सारंगपुर में युद्ध होता है। आप बोलेंगे कि सारंगपुर में तो हमने और भी युद्ध पढ़े हैं, इसके पहले जो हुए सो हो गए हैं, बट ये मराठों का प्रथम अटैक माना जाता है। इसके अलावा आप देखें तो मराठों के प्रथम आक्रमण कहां पर हुआ था? मध्य प्रदेश की भूमि पर। तो याद रखना है, मध्य प्रदेश की भूमि पर अगर फर्स्ट अटैक होता है तो धमोनी सागर पे होता है और ये होता है 1699 में। ओके, और किसके नेतृत्व में होता है? कृष्ण सावंत के नेतृत्व में यह किया गया था। कृष्ण सावंत के नेतृत्व में यह अटैक होता है। अच्छा, सारंगपुर युद्ध का एक और फैक्ट है कि इस युद्ध में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वो मल्हार राव होलकर साहब थे और बाजीराव पेशवा जी के ब्रदर चिमन अप्पा साहब थे। दोनों ने यहाँ पर मल्हार राव होलकर और चिमन अप्पा जी, इन दोनों ने मिलकर राजा गिरधार सिंह को मौत के घाट उतार दिया था और सारंगपुर का युद्ध इन्होंने जीत लिया था। अब पूरी तरह से जो मालवा था वह मराठों के अधीन हो गया। पहला अटैक आपने समझ लिया। अब सेकंड यहाँ पर एक और युद्ध होता है जिसको हम बोलते हैं तिरला का युद्ध। जी हाँ, तिरला का युद्ध कहां पर होता है और वर्तमान में कहां पर ये स्थित है? तो तिरला जो है वो धार के नजदीक पड़ता है। ये इसको हम बोलते हैं तिरला का युद्ध। ये लड़ा गया था 1731 में। ये दया बहादुर के खिलाफ हुआ था। इसमें दया बहादुर मारा जाता है और 1731 में मल्हार राव होलकर को एक बड़ा सूबा और प्राप्त होता है। तो इस तरह से होलकर राजवंश अपने धीरे धीरे पैर फसारता है यहाँ पर और एक नए राजवंश के रूप में उभर कर आपके सामने आएगा, जो इतिहास में हम पढ़ेंगे आगे। तो ये एक सामान्य जानकारियां थी मेरे दृष्टिकोण से, तो मैं यही कहूँगा, आपको जरूर लग रही हो डिटेल ये। आगे आपको बहुत कुछ पढ़ने को मिलने वाला है। अगर आपने विद्यापूर्ण पुस्तक को नहीं खरीदा है तो जरूर खरीद लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है और बहुत ही शानदार। आप इसमें मेंस 3 मार्कर्स में बहुत अच्छे से लिख सकते हो। आप प्रीलिम्स का डाटा बहुत अच्छे से निकाल सकते हो, अन्य एग्जामों के लिए निकाल सकते हो। बहुत अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पर आपको मिलेंगे। ये 3 भागों में डिवाइड बुक है। अब 3 भागों में अगर हम बात करें तो देखिए 3 भाग कौन कौन से इसके। प्रथम भाग में आपको 2003 से 2021 तक के सॉल्वर्ड पेपर्स मिलेंगे। सेकंड भाग में आपको यूनिट 1 से यूनिट 10 तक आपको व्याख्या सहित मिलेंगे। बहुत शानदार कंटेंट है वहां पर। इसके बाद आपको मिलेंगे 5 FLT जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिलता रहे। दूसरा, 9वीं शताब्दी के बाद जो इंदौर था वह परमारों के अधीन रहा। कब से कब तक? तो 9वीं शताब्दी से यह रहता है 13वीं शताब्दी तक। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।